स्टार्ट विथ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, राइट। तो जब हम एसी वोल्टेज रजिस्टर को अप्लाई करेंगे तो उसकी बिहेवियर कैसा होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर बना दिए और यहाँ पर जैसे कि एसी दे रहे हैं, एसी का सिंबल, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ऑलरेडी V इज इक्वल टू आई आर, बट जब एसी देते हैं तो वहां पर क्या चेंजेस आता है, और यहाँ पर हम ई दे रहे हैं, मतलब इन चैनल्स वैल्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। एंड दिस इज रेजिस्टेंस आर, और करंट भी साइनसॉइडली वेरी करेगा, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और यहाँ पर हमने एक एसी जनरेटर से जो वोल्टेज निकला उसको हमने रजिस्टर को दिए, और रिजल्टिंग करंट जो आया वो इतना आया, और ये जो आई नॉट है दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर होगा इस केस पे सिर्फ, ठीक है। और अगर मैं एसी मतलब तो एक वेव तो बनेगा, राइट। तो हम जब देखेंगे उसका कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज पे रहता है, राइट। वी एंड आई इन सेम फेज, वी एंड आई इन सेम फेज, राइट। वी एंड आई जो है वो सेम फेज पे रहते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज जैसे जाता है वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अगर मैंने यहाँ पर आपको वोल्टेज बना के दिखाया तो करंट का मैग्नीट्यूड तो उतना नहीं रहता है। अगर ये वोल्टेज है मेरा तो करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग रहता है, कम रहता है देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस है। जब डिवाइड करते हैं तो घट जाएगा, और वो जो है ना सेम फेज पे, मतलब जहां से वोल्टेज शुरू हुआ है करंट भी वहीं से, मतलब चाहे वो कितना भी कम हो बट शुरुआत वाला पॉइंट और एंडिंग वाला पॉइंट तो सेम होगा। ये करंट का है, राइट। दे विल बी इन सेम फेज, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जस्ट आपको चीजों को रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, राइट। और अगर उसको वेक्टर फेजर डायग्राम में बनाइए तो हमने ऐसे दिखा दिए वेव फॉर्म की डायग्राम पे। अगर हम वेक्टर फेजर में दिखाए, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखा गया है, हम ऐसे दिख सकता है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस ले लूं और इसको एक्स एक्सिस ले लूं, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो मान के चलो मैंने रेफरेंस पॉइंट इसको ले लिया, करेक्ट। रेफरेंस पॉइंट उसको ले लिया, मतलब यहाँ पर मान के चलो हमने एक फेजर डायग्राम बना दी, ये एक फेजर अलजेब्रा हमने बना दिए। तो मान के चलो दिस लाइन इज माई ई नॉट, ये मेरा वोल्टेज का लाइन है ई नॉट। तो डेफिनेटली क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर जब हम फेजर की डायग्राम करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, नोटेशन फॉर फेजर यूज करते हैं, और फेजर एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से रोटेट करता है एंगुलर स्पीड ओमेगा में, यहाँ से एंगुलर स्पीड ओमेगा में जा रहा है। लेट ई नॉट जो है वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। और ये अगर ई नॉट है तो अगर मैं उसका परपेंडिकुलर वैल्यू बनाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इफ दिस इज ओमेगा नॉट देन दिस इज ओमेगा टी, दिस इज आल्सो ओमेगा टी। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। पता लगा सकते हो आप। और यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टर की अगर बात करूं कि वोल्टेज और करंट कैसे वेरी करेगा, बेटा वोल्टेज जिस लाइन पे रहेगा करंट उसी लाइन पे रहेगा, राइट। मतलब अगर फेजर डायग्राम यहाँ पर हम दिखा सकते थे कि सर अगर V इसी लाइन पे है करंट भी उसी लाइन पे रहेगा। कहीं कहीं पे इस तरह से दिया जाता है कि रजिस्टर में अगर ई नॉट इसी लाइन पे है तो बेटा आई नॉट भी उसी लाइन पे रहेगा, सेम फेज पे रहेंगे, ठीक है। और कभी कभी जो क्या होता है ना, एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि प्लस कुछ लीड कर गया है कुछ लैग हो गया है, उसका भी आइडिया होना चाहिए। मान के चलो मैंने यहाँ पर ई नॉट लिया, राइट, जो कि ओमेगा टी एंगल बना रहा है, बट मैंने यहाँ पर आई नॉट ले लिया एक जो कि इसके साथ फाइ एंगल बना रहा है, बट टोटल आई नॉट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो अगर मैंने बताया कि ई नॉट को रिप्रेजेंट करो ई को ना सर, ई का इक्वेशन ये बन जाएगा कि ई नॉट साइन ओमेगा टी एंगल बना रहा है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। मैंने बताया कि आई का इक्वेशन लिखो इस रिस्पेक्ट में ना सर, आई तो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट सर ये तो फाइ ज्यादा है ना, तो प्लस फाइ लिख देंगे बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी को दिमाग पे रखना होगा क्योंकि अभी हम इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट इक्वेशन दिखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अभी रजिस्टर देखने के बाद एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर देख लेते हैं, राइट। एसी वोल्टेज, राइट, एसी वोल्टेज अप्लाइड, AC voltage applied to an inductor, correct. AC voltage applied to an inductor, right. तो मतलब ऐसा है कि हमने यहाँ पर एक इंडक्टर ले लिए, करेक्ट, और यहाँ पर हमने एक AC का सोर्स भी ले लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर जो E दे रहे हैं दैट इज E इज नथिंग बट E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और ये इंडक्टर L है। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, डू रिमेम्बर, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। रेजिस्टेंस का जैसे ओम होता है तो इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, मिली हेनरी होता है, 10 to the -3 हेनरी, राइट।
और यहाँ पर क्या होता है कि हम जब ई नॉट साइन ओमेगा टी देते हैं तो रिजल्टिंग करंट जो होता है यहाँ पर दैट आई इज इक्वल टू करंट जो है इंडक्टर पे लैग करता है, सो दैट इज साइन ओमेगा टी। कितना? आइडियल कंडक्टर में पाई बाय 2, राइट। और आई नॉट अगर निकालेंगे तो दैट इज ई नॉट। ये तो इंडक्टर है, इंडक्टर का भी एक इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको हम एक्सेल सिंबल के जरिए लिखते हैं एंड दैट एक्सेल इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सारे चीजें आपको याद रखना होगा दिमाग में, ये आपकी टर्म 1 के लिए भी काम आएगा और थोड़ा आपको जेईई मेंस की पहला अटेम्प्ट के लिए भी काम देगा। तो ये सारे चीज आपको बेसिक स्टेज पे दिमाग पे रह जाना चाहिए, राइट। और ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस लिखा हूं मैं, भला कि मैं रिएक्टेंस लिखा हूं बट ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। एंड इसकी यूनिट जो है वो ओम्स है, राइट। इसका यूनिट जो है ओम है। And how to calculate that? That XL is equal to omega L, and already you know omega is equal to pi f into L. And current in the inductor lags behind the applied voltage by pi by 2, right? Current in the inductor, current in the inductor lags behind, current in the inductor lags behind applied voltage by pi by 2, right? और अगर हम फेज रिलेशन के बारे में, जैसे हमने रेजिस्टेंस में फेज रिलेशन बनाया कि वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, बेशक बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, लैग करता है, मतलब जो लैग करता है वो बाद में शुरू होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने अभी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि वोल्टेज और करंट कैसे जाएगा। अगर मान के चलो हमने यहाँ से ओरिजिन से वोल्टेज को शुरू किया, राइट, दिस इज द वोल्टेज, करेक्ट है ना। इसको हमने वोल्टेज ले लिए और ये वाला हमारा टाइम है। तो करंट है ना बेटा बाद में शुरू होगा, थोड़ा बाद में शुरू होगा, लाइक दैट इट विल बी, राइट। तो ये इस तरह से कुछ जाएगा। और ये जो एंगल है अप्रोक्सीमेटली हम पाई बाय 2, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये नीचे से शुरू हुआ है, राइट। और ये आई एंड वी भी ले सकते हैं और ये टाइम है। वोल्टेज करंट लैग कर रहा है, कितना एंगल पाई बाय 2 के बाद शुरू हो रहा है। तो मतलब अगर मैं फेजर डायग्राम पे दिखाऊं तो अगर यहाँ पर वी नॉट है, लेट हमने यहाँ पर वोल्टेज ले लिए, तो आई नॉट विल बी यहाँ लाइक दिस, पीछे आएगा। तो कहीं कहीं पे अलग अलग बुक में बेटा अलग अलग चीज दिखा है। यहाँ पर अगर वी नॉट होता तो आई नॉट इस केस पे होता, राइट। और कुछ अगर इस तरह एनसीईआरटी पे आपको देखना कि वो ऑलरेडी एंगल करके दिया हो कि बेटा ये ई नॉट है मेरा या फिर वी नॉट है, तो ये इस तरफ आ जाएगा बेटा, आई नॉट 90 डिग्री पीछे आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। लैग करने की मतलब समझते हो, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, कितना ना बेटा, नथिंग, पाई बाय 2, ठीक है। और इंडक्टर्स अपफ्रंट, अगर हम स्टेडी करंट, अगर मैंने डीसी दे दिया, मैंने एक इंडक्टर को डीसी दे दिया, उसने पूछा कि बेटा मैंने एक इंडक्टर को क्या किया ना, डीसी दे दिया, तो मतलब डीसी मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी ना। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल की जगह पे अगर जीरो डाल दो तो जीरो हो जाएगा। दैट मींस इंडक्टर ऑफर्स जीरो रिएक्टेंस टू स्टेडी करंट। इस तरह के लिख सकते हैं एशरसन रीजन वाला चीजें, राइट। इंडक्टर offers zero reactance, inductor offers zero reactance to steady current, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी हम इसको खत्म करने से पहले थोड़ा हम एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर भी देख लेते हैं, फिर एलसीआर मतलब इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस साथ में लगा होगा वो भी देख लेंगे। चलो, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, गिव हेडिंग एसी वोल्टेज applied to a capacitor, AC voltage applied to a कैपेसिटर बेटा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैपेसिटर। चैप्टर 2 में आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया गया है, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा, ठीक है ना। चलो ये मैंने कैपेसिटर बना दिया। चलो कैपेसिटर के नाम पे पोलैरिटी हम दिखा देते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो शो द पोलैरिटी, करेक्ट है ना। तो हम दिखा सकते हैं पोलैरिटी है कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एसी भी दे दिया कैपेसिटर को, जैसे हम रेजिस्टर और इंडक्टर को दिए। दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, रिजल्टिंग करंट जो होता है लीड कर जाता है, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस था वहां पर, लेकिन यहाँ पर शुरू हो जाता है थोड़ा पहले से। एंड दैट आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज नथिंग बट ई नॉट बाय एक्सी। एक्सी क्या होता है? एक्सी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या होता है कि इसका भी यूनिट ओम होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, और उसकी फॉर्मूला जो होता है 1 by ओमेगा सी होता है, एंड यू नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f, so 2 pi f into c. And current in the inductor, current in the capacitor leads applied voltage by pi by 2, right? Current in the capacitor, लिख दो, current in the capacitor leads applied voltage by pi by 2. अंडरस्टूड? तो थोड़ा तो अभी तो ये तो बनता है कि यार हम देख लेते हैं इसका फेजर डायग्राम, राइट? फेजर डायग्राम सबसे जरूरी है आई एंड वी के बारे में। तो वोल्टेज और यहाँ पर करंट जो है वो पहले से शुरू होगा। पहले से शुरू होगा मतलब इस तरह से ले सकते हैं ना, कैन वी टेक लाइक दिस? तो ये जो है पहले से शुरू हो गया है पाई बाय 2, मतलब यहाँ से करंट शुरू हुआ। दिस इज फॉर करंट, दिस इज फॉर करंट, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ले लूं आई नॉट तो वोल्टेज ला कर जाएगा वी नॉट, इस तरह चला जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी इस तरह से दे दिया उसने, अगर यहाँ पर हमने ले लिए आई नॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी नॉट आ जाएगा। जैसे भी आएगा पीछे आएगा बेटा, 90 डिग्री पीछे की तरफ, हमेशा पीछे की तरफ आएगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर दे दिया है वी नॉट, अगर आपको दे दिया तो डेफिनेटली आई नॉट जो वो यहाँ पर होगा, नो प्रॉब्लम, दैट इज 90 डिग्री। अंडरस्टूड? तो थोड़ा आइडिया हुआ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में एसी देने से कैसे चीजें बदलती हैं, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अभी हमारा काम है, हम चलेंगे आरएलसी सर्किट पे। तो आरएलसी सर्किट पे कैसा होता है, एलसी पे कैसा होता है, आरएल पे कैसा होता है, आर आरसी में कैसा होता है, तो ये सब जानना जरूरी है। अभी हम वही सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पावर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है? तो पावर कैसे होता है, तो वो देखने के बाद फिर आपको एलसी ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा बता दिया जाएगा, फिर तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, राइट? तो लेट्स टेक a break for 2 minutes, then we'll start for AC voltage applied to a series LCR circuit, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है? तो हमने एलसीआर सर्किट को ले लेंगे, देखेंगे कि कहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। चलो चलो, एक इंडक्टर बना दिए, सही, एक कैपेसिटर भी बना दिए, एकदम सही, और एक रेजिस्टर भी बना दिए, है ना? चलो, और यहाँ पर हमें क्या करना है, चलो वोल्टेज अक्रॉस यहाँ से एक वोल्टमीटर में लगा दिया, एल और सी के बीच में एक वोल्टेज लगा दिया V1, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी एक वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलली V2 रजिस्टर के क्रश पे, टोटल पे एक वोल्टेज लगा दिया, वोल्टमीटर एक लगा दिया, टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। और फिर मैंने टोटल सर्किट को जो सप्लाई वोल्टेज दिया हूं ना ऐसी, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हूं, करेक्ट? चलो, ये मैं यहाँ पर दिया हूं एक ऐसी, दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम दे दिए कॉम्बिनेशन, राइट? तो करंट क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग करंट विल बी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, हमें नहीं पता कितना 90 लीड करेगा तो नहीं ना, ओमेगा टी प्लस और माइनस 5 हो सकता है, पता नहीं कहां पर क्या। तो करंट थ्रू ईच एलिमेंट इन द एलसीआर सर्किट देखते हैं। अच्छा, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, वी आर मतलब इज आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द आर एंड इन फेज विद द करंट, राइट? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर तीनों की बारे में बात करेंगे, तो वी आर इज आरएमएस वोल्टेज across R and is in phase with current I, phase with current I, करेक्ट है कि नहीं? ये तो पता है आपको। और VL is RMS वोल्टेज अक्रॉस, मतलब हाँ, वोल्ट मीटर जो मेजर करता है वो आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है, ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए मैं लिख रहा हूँ आरएमएस, राइट? VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आरएमएस वोल्टेज across
L and it leads करंट, वोल्टेज लीड करता है ना, करंट लीड्स करंट का मतलब ईट मतलब कौन है, ईट मतलब वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है इंडक्टर में, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ भी कैसे भी लिखा जा सकता है, राइट, लैग लीड की वर्ड को लेके, इट लीड्स करंट आई बाय 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, सही। चलो नंबर सी पे देखते हैं, VC is RMS voltage, VC is RMS voltage across C, which is RMS voltage across C, and it lags current I by 90 डिग्री। अगर थोड़ा फेजर डायग्राम दिखा दूं कि कौन किस तरफ जा रहा है, बेटा दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो करंट भी उसी डायरेक्शन पे रहेगा ना, हाँ सर रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंडक्टर की वोल्टेज क्या करता है, रजिस्टर के कारण लीड, कैपेसिटर की वोल्टेज इस तरफ हो जाएगा VC, राइट। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे V इज इक्वल टू क्या है ना, E0/√2 RMS वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, टोटल में जो दे रहा हूँ, राइट, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, करेक्ट। और ये जो VR हमने V1 जो मेजर किए हैं किसके अक्रॉस पे, LC के अक्रॉस पे मेजर किए हैं, तो आप फेजर में देख सकते हो, एक इस तरफ काम कर रहा है, किस तरफ, तो नेट क्या हो जाएगा, VL माइनस BC हो जाएगा। तो V1, राइट, V1 इज द सेकेंड केस पे हमने जो V लिए हैं, V1 इज द RMS वोल्टेज, V1 इज द RMS voltage across LC, that is equal to voltage across inductor minus voltage across capacitor, VL minus VC, understood। चलो अगर किसी भी तरह यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपको बताया कि बेटा आप तो देखो, नहीं इसको थोड़ा अलग तरीके से एक सब केस बना के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ पे आ जाएगा क्वेश्चन पे, केस 1 पे। अगर मैंने ये दिखा कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन XC, राइट, एंड यू नो ओमेगा XL इज इक्वल टू ओमेगा L, यू नो, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L इज ग्रेटर देन ओमेगा C। तो अगर अगर मैं 1 बाय ओमेगा C, सॉरी, दैट इज 1 बाय ओमेगा C, है ना, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाय LC, so that omega is greater than 1 by root over of LC, है ना। सो इसका मतलब यह है कि XL is greater than XC, देन हम यह कह सकते हैं कि VL is greater than VC, so that means V जो है वो बड़ा है, V leads I by 5, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको आसान हो जाएगा चीजें। तो इस तरफ हमने ले लिए VL माइनस VC, इस तरफ हमने ले लिए VR, and this is the net voltage, right, हमने वो वेक्टर मेथड पे हमने नेट वोल्टेज भी निकाल दिए, करेक्ट, और दिस इज आल्सो नेट वोल्टेज, राइट, दिस इज फाई, है ना। सो दैट इज tan phi इज इक्वल टू हाउ मच, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, सो दैट इज tan phi इज इक्वल टू, अगर हम इस तरह से XL XC की टर्म पे लिख सकते हैं, XL माइनस XC बाय R, कुछ भी अगर दिया हुआ होगा VL VC XL XC तो आप निकाल सकते हो, राइट। बट अगर किसी भी तरह XC जो है ना बड़ा हो गया, ये केस 1 के बारे में हमने बता दिए और ये हमने फेजर डायग्राम दिखा दिया आपको, राइट। अगर किसी भी तरह आपको ये बता दिया गया केस 2 पे XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन XL, that means you can find omega is less than 1 by root over of LC, right, so that means VL will be less than VC, that means V lags behind I, V lags behind I by 5, correct, फाई के कारण वो लैग करेगा। सो उसी केस में अगर हमने यहाँ पर वेक्टर डायग्राम बनाए, दिस इज V और VR, दैट इज V, दैट इज I, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, VC माइनस VL, मतलब VL माइनस VC है तो नेगेटिव मैंने ले लिया, तो यहाँ पर हमने VL माइनस VC भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, VL माइनस VC नेगेटिव लिया है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, राइट, दिस इज V नेट। और इसका अगर हमने फेजर बनाए, अगर मैं इसको फाई ले लिया हॉरिजॉन्टल के साथ,
तो यहाँ पर हम tan phi निकाल सकते हैं। tan phi is nothing but VC minus VL divided by VR, and that is tan phi is also can be, जैसे हमने ऊपर पे दिखाया कि that is XC minus XL divided by R। और पूरा पूरा ऊपर केस के लिए अगर मैं पूरा फॉर द बोथ ऑफ द अबव केसेस अगर हम टोटल V निकालेंगे, that is VR square plus VL minus VC का होल स्क्वायर का रूट ओवर, that is the net voltage across RLC series circuit, right? है ना? And that is equal to V is equal to I into Z ना, तो that Z भी क्या हो जाएगा? Z is inductive reactance total impedance R plus XL minus XC का whole square, right? So this is known as, this Z is known as बेटा impedance कहते हैं इसको। क्या कहते हैं उसको? इम्पेडेंस, मतलब रेजिस्टेंस की जो AC है उसको इम्पेडेंस कहते हैं। तो अगर टोटल करंट निकालेंगे दैट इज V by Z। सो टोटल V तो हमने निकाल दिया, VR स्क्वायर प्लस VN माइनस VC का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Z जो निकालेंगे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट? अंडरस्टूड। और किसी भी तरह अगर मैं यहाँ पर बता दिया कि बेटा XL इज इक्वल टू XC है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, केस 3 में मैंने आपको बता दिया कि XL इज इक्वल टू XC, दैट मीन्स उसी टाइम पे ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC, दैट मीन्स VL इज इक्वल टू VC। सो इसी की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो ओमेगा नॉट जो है उसको कहते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? 2 पाई f है। तो अगर पुट कर देंगे तो वी कैन राइट दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ रिजोनेंस। जब इक्वल हो जाता है तो उसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये जो केस है दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ रिजोनेंस, राइट? सो दैट इज, यहाँ पर अगर एफ नॉट निकालेंगे दैट इज 1 बाय 2 पाई, कहीं कहीं पे न्यू नॉट लिखा रहता है, सिंबल में कोई बदलाव नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट? है ना? तो यहाँ पर जो है दैट इज V2, अगर मैं एक एक करके सारे चीज बताऊं, V2 इज इक्वल टू VR दैट इज इक्वल टू V, दैट इज नथिंग बट E नॉट बाय रूट 2। और यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो था, हमने जो लिए थे V1 लिए थे, आप डायग्राम शुरुआत में हमने एक V1 लिए थे, दैट इज इक्वल टू VL माइनस VC, नो चेंज, तो दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना? नंबर 3 पे tan phi कितना हो जाएगा बेटा? 0 डालने से 0 हो जाएगा, तो phi इज इक्वल टू 0। और XL XC नहीं रहता है तो I and V इन सेम फेज, और उसी केस पे Z is equal to R, that is minimum, है ना? And current in the circuit is maximum, that is I is equal to V by Z, that is V by R, right? है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अगर मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊं, थोड़ा मैं यहाँ पर ग्राफ्स दिखा देता हूँ आपको। ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव कैपेसिटेंस XL XC विद फ्रीक्वेंसी, XL और XC कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेंगे। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ Z एंड I विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों दिखा देते हैं थोड़ा, राइट? लेट्स सी अबाउट दैट, है ना? यहाँ पर हमने XL ले लिए और लेट इस साइड पे XC ले लिए, राइट? XL इज इक्वल 2 पाई f, लीनियरली दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? और XC इज इक्वल टू इस तरह से, ये फ्रीक्वेंसी का लाइन है बेटा, राइट? और एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा जहां पर रिजोनेंस होगा, दिस ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? गेटिंग अ नॉट, ठीक है? और ऐसे हम दिखा सकते हैं XL XC को। और बेटा अगर जेड को दिखाऊं, राइट, सीरीज LCR सर्किट पे अगर मैं थोड़ा ग्राफ बनाऊं जेड मतलब इम्पेडेंस की और ओमेगा की, राइट, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से ही वेरी करेगा, राइट, है ना? और ये जो पॉइंट होगा सबसे मिनिमम, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में होता है ओमेगा आर, दैट इज इक्वल 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC। और यहाँ पर जो मिनिमम रेजिस्टेंस है दैट इज जेड मिनिमम, दैट इज नथिंग बट आर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सिर्फ रेजिस्टेंस आर रहता है।
तो अगर मैं यहाँ पर इम्पीडेंस की वेरिएशन दिखा, अगर वो करंट की पूछा कौन सा वाला सही है करंट के लिए, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर आई और यहाँ पर ओमेगा ले रहे, राइट। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है दैट इज ओमेगा नॉट, और उसी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, दैट इज आई मैक्सिमम। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ पे आया स्टूडेंट्स? लेट्स सी अबाउट सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज सीआर सर्किट एंड सीरीज एलसी सर्किट। ये तीनों देख लेते हैं, राइट। केस 4 पे लेट्स सी अबाउट सीरीज एलआर सर्किट, राइट। सीरीज एलआर सर्किट मतलब यहाँ पर हमने इंडक्टर ले लिए और यहाँ पर हमने रेजिस्टर ले लिए और इसको हमने एसी दे दिए, करेक्ट है ना। सो वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज वी, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर इज आर, दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज द टोटल वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर जेड जो है क्या हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट। और यहाँ पर नेट वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का रूट ओवर। और यहाँ पर जब करंट निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू हाउ मच, वी बाई जेड। और अगर हम यहाँ पर tan फाई निकालेंगे तो tan फाई इज इक्वल टू हाउ मच, एक्सएल बाई आर, क्योंकि एक्सी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फाई, राइट। देन केस 5 पे चलते हैं, सीरीज आर सीआर सर्किट, सीरीज कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सर्किट, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, राइट है ना। अंडरस्टूड? और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वीसी होता है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वीआर होता है, राइट। सो दैट इज वी इज इक्वल टू वीआर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर का रूट ओवर, राइट। एंड दैट जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट। सो दैट इज आई इज इक्वल टू हाउ मच, वी बाय जेड। अंडरस्टूड? और यहाँ पर tan फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सएल वहां पर था तो यहाँ पर एक्सी बाय आर, रिमेंबर। एंड वोल्टेज लैक्स करंट बाय 5, ठीक है। और अभी केस 6 लास्ट केस पे हम देख लेते हैं सीरीज एलसी सर्किट, सीरीज एलसी सर्किट, राइट है कि नहीं। देखो, सो दैट इज पहले में अगर मैं यहाँ पर एल बना दूं और यहाँ पर हम सी बना दिए और इसको हमने एसी दे दिए, करेक्ट। जस्ट गिव द एसी टू दिस, है ना। सो दैट इज वी जो है नेट वी जो है दैट इज वी एल माइनस वी सी हो जाएगा एंड जेड जो है वो एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। सो दैट इज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई जेड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 हो जाएगा, एलसी है ना। एंड एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हम लिए यहाँ पर। सो फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 कब हो जाएगा, नीचे की तरफ, इफ एक्सएल इज लेस देन एक्सी, राइट। अब जब अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सो दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी। तो उसको अगर हमने ग्राफिकली अगर हमने उसको ड्रॉ किए तो ये जेड ले लिए और यहाँ पर ओमेगा ले लिए। तो इस तरह से कुछ एक पॉइंट पे बढ़ते बढ़ते जाएगा और एक पॉइंट पे घटेगा एंड दैट ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी, राइट। तो इतना ही चीजों को दिमाग पे रखते हुए हम बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके बाद आप हम देख सकते हैं थोड़ा मतलब पावर इन एसी सर्किट भी हम देख सकते हैं, राइट। अगर हम पावर इन एसी सर्किट की बात करें तो लेट्स डू दैट वन ऑल्सो। 4 मिनट पे वो हो जाएगा जो टाइम बचा हुआ है, राइट। गिव एडिंग पावर इन एन एसी सर्किट, राइट। पावर इन एसी सर्किट, करेक्ट। तो पावर इन एसी सर्किट जब देखेंगे स्टूडेंट्स, एवरेज पावर जब निकालते हैं दैट इज नथिंग बट 1 बाय टी, यू नो वी आई पावर इज इक्वल टू वी आई, तो दैट इज ई आई डी टी। पावर इज इक्वल टू वी आई, 1 बाय टी हमने रखे तो 0 टू टी ले लिए। इफ ई इज इक्वल टू हमने ले लिए ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड यू नो करंट तो सेम फेज पे नहीं है, सेम फेज पे होता तो ये सब की क्या बात है, डायरेक्टली हम तो आई स्क्वायर करके निकाल सकते थे। लेट करंट इज प्लस 5 और समथिंग। तो P एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5, ई नॉट बाई रूट 2 कर सकते हैं
आई नॉट बाय √2 कर सकते हैं cos phi, that is ei2, right, और that is v is equal to v naught by √2. तो इसको क्या लिख सकते हैं, iv cos phi. ये जो होता है that is RMS वैल्यू, RMS वोल्टेज होता है, और ये जो होता है that is RMS करंट, राइट. एंड phi is the phase difference, cos phi, ये जो phi लिखा हूं, phi is the phase difference between v and I. और वो पूरा cos phi को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, राइट. और अगर रेजिस्टर है, अगर प्योर रेजिस्टर है, लेट केस 1 पे मैंने ये बताया कि प्योर रेजिस्टर पे क्या होगा, फाई तो 0 होता है ना वोल्टेज और करंट के बीच में, तो cos फाई मतलब cos 0 is 1. तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा उस पे, सर नथिंग बट E नॉट I नॉट बाई 2. दैट इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ERMS IRMS डायरेक्टली. मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, यहाँ पर जो रेजिस्टिव केस पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा यहाँ पर, राइट. और प्योर इंडक्टर के लिए अगर हम केस 2 की बात करें, प्योर इंडक्टर के लिए, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर में, तो फाई तो बेटा 9 पाई बाय 2 होता है ना, एंड यू नो cos 90 कितना होता है, 0 होता है. तो इस पे एवरेज पावर दोनों केस पे क्या होता है, इंडक्टर हो या कैपेसिटर में 0 हो जाता है, राइट. सो नो पावर इज इवन डिसिपेटेड थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू वन सर्किट. दिस इज कॉल्ड वाटलेस करंट. ये जो करंट उसी टाइम पे जाता है उसको वाटलेस करंट कहते हैं, राइट. और अगर आपको LCR सीरीज सर्किट आ गया, LCR सीरीज सर्किट आपको दे दिया गया, दैट इज LCR सीरीज सर्किट, तो सिंपल आप बना सकते हो यार, पावर AV इज इक्वल टू EV IV RMS cos phi. और phi कैसे निकालेंगे, वही जैसे निकालते थे थोड़ी देर पहले, tan इनवर्स ऑफ XL minus XC by R. एंड दैट उसको भी cos phi is equal to R by Z भी कर सकते हो. So that is P average is equal to भी निकाल सकते हो E RMS, that is I RMS, एवरेज लिख रहा हूँ, I RMS by R by Z cos phi के बदले में. और नॉर्मली अगर EV निकालना है दैट इज इक्वल टू IV इंटू Z कर सकते हैं. अगर एवरेज पावर आपको निकालना है दैट इज IV इंटू Z इंटू IV कर सकते हो आप, दैट इज R by Z कर दिए. सो दैट इज P एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया, IV का स्क्वायर इंटू R, राइट. ऐसे भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं. सो ये सारे चीज आप रिवाइज करो, फिर हम उसके